नमस्कार। किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक के इस एक्सक्लूसिव लाइव में आज हम कुछ खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लगभग 3 महीने की मैराथन दौड़ के बाद देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसके परिणाम आ गए हैं। नई सरकार का गठन हो चुका है। देश को एक नया कृषि मंत्री भी मिल गया है। शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक, लगभग 18 साल तक उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को चलाया। वहां के किसानों के लिए, खेती के लिए क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, पूरा देश जानता है। अब देश को उनसे कितनी उम्मीदें हैं बतौर कृषि मंत्री। देश की खेती बाड़ी की क्या स्थिति होगी अगले 5 साल में, क्या सरकार का रोड मैप होगा। जैसा कि अभी सरकार कह रही है कि 100 दिन का प्लान बना लिया गया है, उसके मुताबिक काम शुरू होगा। इस बीच किसान आंदोलन, जिसने पूरी देश और दुनिया में अपनी चर्चा के माध्यम से सरकार को और सरकार से जुड़े संगठनों को प्रभावित भी किया, अपना असर छोड़ा, उसी के बीच में ये चुनाव हुआ। क्या असर हुआ चुनाव में किसान आंदोलन का, क्या भविष्य होगा किसान आंदोलन का, और कैसे देश के किसानों की जो भविष्य की राह है वो कैसी रहेगी, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खेती किसानी को बहुत ही जिसको हम कहें कि करीबी से देखने वाले, करीब से समझने वाले योगेंद्र यादव जी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ किसान तक के संपादक शैलेश जी भी हैं। और योगेंद्र जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव में, एक्सक्लूसिव लाइव में। योगेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे कि जिस तरह से लगभग 3 महीने की एक लंबी कवायद चली, पूरे देश में चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो सरकार बनी, एक बार फिर से मोदी सरकार ने तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण की है, नया कृषि मंत्री भी देश को मिल गया है। हम चूंकि अपनी किसान तक के तौर पर जो चर्चा है वो खेती बाड़ी तक सीमित रखेंगे। देश के किसानों को अब क्या उम्मीदें होंगी, और शिवराज सिंह चौहान खासतौर से जब कृषि मंत्री बनाए गए हैं, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है। लंबे समय के बाद ऐसा हम देख रहे हैं कि किसी एक मंत्री को कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास भी दिया गया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे क्या संकेत हो सकता है, क्या सरकार की योजना हो सकती है, आप इसे कैसे देखते हैं? शुक्रिया निर्मल जी। काफी सवाल हैं इस एक सवाल के अंदर। मैं समझता हूँ शुरुआती बातचीत हम इस बात से करें कि इस देश की कृषि नीति कृषि मंत्री नहीं बनाता है, क्योंकि सरकार का एक ओवरऑल ओरिएंटेशन होता है जिसके तहत कृषि नीति बनाई जाती है। और दूसरा, कृषि नीति एक मायने में जो ओवरऑल ओरिएंटेशन है सिर्फ सरकार तय नहीं करती। इस देश में बहुत बड़े बड़े समूह है, कॉरपोरेट जगत है, जो कि इस देश की आर्थिक नीति को प्रभावित करता है और तय करता है कि कृषि के बारे में सोच किस दायरे के भीतर हो। इन दोनों बातों को हम नजरअंदाज ना करें। कौन कृषि मंत्री है, कहाँ से आए हैं, ये बहुत छोटी बात होती है। कृषि मंत्री आते गए हैं, बदलते गए हैं। इस देश की कृषि नीति पिछले 5-10 साल से कतई नहीं बदली। दूसरी बात, ये याद रखिए कि जनादेश इस बार क्या है। जी। अगर हम देखें उन इलाकों में, याद रखिए कि ये चुनाव हुआ था इस देश के एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद। जिस किसान आंदोलन के चलते आप देख सकते हैं हरियाणा में बीजेपी के पांव उखड़ गए। राजस्थान की वो जो पट्टी जो हरियाणा से जुड़ती है और जहां किसान आंदोलन के सभी साथी ज्यादातर आए थे, वहां बीजेपी के पांव उखड़ गए। पंजाब में बीजेपी की जो सीट थी वो भी चली गई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बावजूद इसके कि जयंत चौधरी ने पाला पलट लिया, बीजेपी उस तरह की प्रदर्शन नहीं कर पाई जो उसने सोचा था। मतलब कि किसान आंदोलन से इस देश के कुल मिला के जो परिणाम है उस पर असर हुआ। किसानों ने एक संदेश दिया। उस संदेश की एक झलक हम अजय मिश्र टेनी की हार में भी देख सकते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद सवाल ये है कि क्या सरकार कोई सबक सीख रही? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि कौन कृषि मंत्री, उनके बारे में 2 मिनट में मैं कुछ कह दूंगा। लेकिन मेरे लिए सवाल ये है कि ये जो जनादेश आया है उसका सबक सीखने के लिए क्या ये सरकार तैयार है? क्या सरकार समझती है कि किसानों को उसी तरह पुरानी नौटंकी से खुश किया जा सकता है जैसे पहले किया गया था? उस तरह के तमाम झूठ बोल के उनको टरकाया जा सकता है जैसा सरकार पिछले 5-10 साल से कर रही है? अभी तो देखना पड़ेगा
पहली जो चीज हुई है उससे तो मुझे उम्मीद नहीं बनती है। पहली चीज क्या हुई है, प्रधानमंत्री ने ठीक वही नौटंकी की है जो पिछले 4-5 साल से देख के किसान तंग आ चुके। अब आप सोचिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी आपको हर महीने तनख्वाह देती होगी, मैं मानता हूं। अब आप सोचिए, उस कंपनी का मालिक हर 1 तारीख को अगर समारोह करे और कहे कि मैं अपने यहाँ काम करने रहे जर्नलिस्ट लोगों को इस महीने में तनख्वाह दूंगा, और सारे लोग लाइन ले लेके चेक ले लेके जाएं, उनको सलाम करते हुए जाएं, कैसा लगेगा आपको? किसानों के साथ यही हो रहा है। सन 2018 में सरकार ने एक नीति घोषित की, किसान सम्मान निधि। अच्छी है बुरी है, जैसी भी है, एक योजना है, चल रही है। किसी और समुदाय के साथ ये नहीं होता कि एक स्कीम की घोषणा के बाद हर किस्त को दान की तरह दिया जाए। ये केवल और केवल किसान के साथ होता है कि हर बार, ये विधवा के साथ नहीं होता, ये बुजुर्ग के साथ नहीं होता। उनको जो 1,000-1,500 रुपए पेंशन मिलनी होती है उनके खाते में पहुंच जाती है। सिर्फ किसान है जिसके बारे में हर बार ये डुगडुगी पीट के कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ एक विशेष और नई घोषणा कर दी। ये नौटंकी कब बंद करेंगे? तो मेरी अभी भी उम्मीद है, तीसरी बार सरकार आई है, कुछ सबक सीख के आई है। एक बहुत अच्छा खासा झटका लगा है। झटका लगने पे समझदार लोग कुछ सबक सीखते हैं। सरकार वो सबक का अगर इशारा करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसी तरह की अगर नौटंकी करनी है, क्योंकि पहला ये प्रधानमंत्री ने पहली जिस फाइल पे हस्ताक्षर किए वो किसानों को एक विशेष गिफ्ट देने की थी, भैया क्या किया है? आपकी पुरानी स्कीमें कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरह के नाटक नौटंकी की बजाय गंभीर चीजों पे अभी एड्रेस कीजिए। एक और खबर जो अभी कल परसों आई है वो ये कि सरकार अब चने की दाल का आयात करने वाली, क्योंकि इस देश में कम है। तो भैया ये तो बात सुब्रमण्यम कमेटी आज से 6 साल पहले कह चुकी थी कि इस देश में दाल की पैदावार कम है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए और उसके लिए दाल की एमएसपी बढ़ाइए और दाल को खरीदना शुरू कीजिए। हम जिम्बाब्वे से दाल मंगवाएंगे, हम कनाडा से मंगवाएंगे, लेकिन अपने देश के किसान को दाल उपजाने के लिए अच्छा पैसा नहीं देंगे। अब इस तरह की नीतियां जब तक नहीं बदलती तब तक कितनी उम्मीद की जाए, मैं जानता हूं। जी। निर्मल जी ने जो सवाल पूछा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस बार के रिजल्ट अलग हैं और अब तक जो 10 साल हमने सरकार देखी वो एक तरह से माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री ही सारे फैसले लेते हैं और मंत्री उस तरह से पावरफुल नहीं है। ये लगातार एक संदेश हम लोगों ने देखा है पिछले 10 साल में। इस बार सरकार 240 सीटों के साथ बनी है और मंत्री ऐसे आदमी को बनाया है जो 3 बार से मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का, और किसानों के बीच में थोड़ा उस तरह की पहचान है, भले ही मंदसौर से लेके तमाम चीजें भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद किसानों के बीच उनकी पहचान है, थोड़ा सौम्य व्यक्तित्व है। तो क्या ये जो निर्मल जी का सवाल था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या इस बार प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप थोड़ा कम होके कृषि मंत्री का थोड़ा ज्यादा दिखेगा, कम से कम किसानों के साथ बातचीत करने में? इन चीजों की शैलेश की जानकारी आप लोग बेहतर रखते हैं। मैं कहूं कि मुझे इसकी कोई विशेष जानकारी है तो ये बात सच नहीं होगी। सत्ता के गलियारों में क्या खेल होते हैं, कैसे प्रधानमंत्री ने शिवराज चौहान को एकदम दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया, अब अचानक उठा के वापस ले आए हैं, इसके पीछे क्या खेल है तो आप बेहतर जानते होंगे। मुझे अभी भी ये यकीन नहीं होता कि मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री की कोई भी हैसियत होगी। ये पहली बार नहीं, केवल 5 साल की बात नहीं कर रहा। मोदी जी सन 2002 से सत्ता में, पहले गुजरात में थे फिर यहाँ, और अब तक पिछले 22 साल में उन पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने अपने अंदर किसी भी मंत्री को कोई भी काम करने दिया हो। तो अचानक वो बदल जाएंगे, ये आपकी कामना इच्छा हो सकती है, हो सकता है सच हो। देश को अच्छी चीजों का यकीन करना चाहिए। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान जी का जहां तक है, मध्य प्रदेश में 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो आपने बताया, वहां पे उस जमाने में मध्य प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उत्पादन भी बढ़ा। उस जमाने में फसलों की खरीद भी बेहतर हुई है मध्य प्रदेश में, मंडी व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ।
लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने इशारा किया, देश भर का किसान शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए भी जानता है कि उनके रहते हुए मंदसौर में फायरिंग हुई, 7 किसानों की जान गई और उसके बाद आज तक उसकी ठीक से जांच नहीं हुई। आज तक उन दोषी पुलिस अफसरों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बात भी किसान आंदोलन जानते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके बारे में एक बयान भी इशू किया है। अगर शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इस तरह की बातें अतीत में रह जाएं और वो किसान में भी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करें जो कि उन्होंने मध्य प्रदेश में बनाई थी, तो क्या बेहतर होगा अगर वो शुरुआत इससे करें कि दिसंबर की जनवरी में 2021 में जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ, दिल्ली का मोर्चा वहां से उठाया गया, तो उनके मंत्रालय, जिस मंत्रालय के आज वो मंत्री हैं, उस मंत्रालय ने लिखित वायदे किए थे कुछ किसानों के साथ। क्या बेहतर होगा अगर शिवराज सिंह चौहान उन वायदों पे गौर करना शुरू करें। ये लिखित वायदे थे, उनके मंत्रालय ने किए थे, जिन पे उस मंत्रालय ने आज तक काम नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूं उसमें से 2-3। पहला वायदा था कि सरकार किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ जहां जहां जो भी मुकदमा हुआ है वो वापस देगी। केंद्र सरकार के मुकदमे, रेलवे के मुकदमे, चंडीगढ़ प्रशासन के मुकदमे। यही नहीं, सरकार ने कहा था कि हरियाणा और बाकी राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करवा के भी हम इन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त करेंगे। अब तत्काल प्रभाव को कितना, कोई 3 साल तो होने को आ गए, तो उस पर गौर कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान चाहें तो शुरुआत इससे कर सकते हैं कि सरकार ने कहा था कि शहीद किसानों के बारे में कोई स्मारक बनेगा। शिवराज सिंह चौहान चाहें तो जो एमएसपी के बारे में बीजेपी ने बार बार कहा है, उनमें से कुछ को लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। जो बीजेपी ने कहा है कम से कम उतना तो लागू कर दीजिए। कांग्रेस ने जो कहा है वो तो आप नहीं करेंगे, बीजेपी ने जो कहा था वो लागू कर दें। इन तमाम चीजों से अगर शुरुआत करेंगे तो जरूर एक अच्छा माहौल बनने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल। योगेन जी, जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले जो एक प्रभावी किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा में हुआ और उसने अपना असर जो है तमाम राज्यों में, राजस्थान में भी हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के वे तमाम इलाके, जैसे हम बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 चुनाव से जीतती आ रही थी और इस बार सिर्फ एक सीट मिल पाई। किसान आंदोलन ने सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को 240 तक सीमित कर दिया, लेकिन विरोधी दलों की जो सरकार बनने की एक उम्मीद थी, एक ऐसा लग रहा था कि माहौल बना है, उसमें कहां कमी रह गई? क्या ये किसान आंदोलन की कमी माना जाए, या कि अन्य जो विपक्षी दल जिनको वो काम करना चाहिए था, किसानों के साथ कोऑर्डिनेशन से लेकर जनता के बीच ये सारे मुद्दे ले जाने तक, कहीं उसमें कोई कमी रह गई जिसकी वजह से आज गाड़ी सिर्फ 240 तक जाकर अटक गई है और एक बीच का मामला उभर के सामने आया है। निर्णायक स्थिति अभी भी नहीं हो पाई और 5 साल के लिए मोदी जी फिर पीएम बन गए। आप सही कह रहे हैं, निर्णायक स्थिति न हो पाई। इसके लिए विपक्ष की भूमिका तो मैं बाद में गिनाना शुरू करूंगा। आप अनुमति दें तो आप लोगों की भूमिका पहले गिना दूं मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं समझता हूं इस देश के मीडिया ने इस देश के साथ गद्दारी की। इस देश के मीडिया ने जमीनी सच नहीं बताया। आज आप मुझे कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बन गया था कि लगता था विपक्ष की सरकार बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं वो माहौल कहां था टीवी के पर्दे पे? अगर वो बन गया था, टीवी क्यों नहीं दिखा रहा था इस बात को? चैनलें क्यों नहीं दिखा रही थी? आप लोगों ने बीच बीच में रिपोर्ट की। मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा और आपके किसान तक और इत्यादि की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं इन्हें देख पाता हूं, तो मैं इनकी कैसे बात करूं। लेकिन आप मुझे एक चैनल का नाम बता दीजिए, इस देश की 50 चैनल होंगी ना, आप मुझे एक चैनल का नाम बता दीजिए जिसने चुनाव के दौरान कहा हो कि ये कड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, ये संभव है कि विपक्ष की सरकार बन जाए, ये संभव है कि मोदी जी की सरकार बन जाए। ऐसी कोई एक चैनल हो तो आप बताइए। मैं अभी फूल का गुलदस्ता लेके उस चैनल के दफ्तर में जाता हूं, बताइए कौन सी? जी, मेरी नॉलेज में नहीं है। नहीं है ना जी, मेरी नॉलेज में भी नहीं है। हमारी सहमति बनी इस बात पे, सही, अच्छा हुआ। तो सबसे बड़ी बात यही है भैया, आप कह रहे हो कि माहौल बन गया। दरअसल जमीन पे माहौल बन गया था, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया।
जनमत को जनता तक ही नहीं पहुंचने दिया गया। आज के लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी ये कि हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा मत है, लेकिन जनमत कुछ और है, क्योंकि जनमत पहुंचाना मीडिया का काम है। आपने भी देखा होगा, मैं सैकड़ों लोगों से मिला जो कहते थे कि मैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं बसपा को वोट दूंगा, लेकिन आएगा तो मोदी ही। मैं उनसे पूछता था, भैया आप वोट नहीं दोगे तो आएगा मोदी कैसे? नहीं नहीं नहीं, आएगा तो मोदी, टीवी चैनल पे बताया। ये जो हुआ है उसने इस देश को, तो विपक्षी दलों की तो जिम्मेवारियां 100 हैं, उनकी तो हम कई बार गिनती कर लेंगे, लेकिन 5 साल से विपक्ष के प्रश्न पूछते पूछते आप लोग भी तंग आ गए होंगे, मैं भी तंग आ गया हूं। क्या ही अच्छा हो कि अब हम इस लोकतंत्र में जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनसे सवाल भी पूछना शुरू करें, है ना? वो कितना अच्छा हो जाएगा, लोकतंत्र शुभ हो जाएगा। विपक्ष से सवाल पूछना इतना हल्का काम हो गया है कि मुझे लगता है कि अब मीडिया को 2-5 महीने के लिए विश्राम लेना चाहिए। विपक्ष से थोड़ा कम सवाल पूछें, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनसे ज्यादा सवाल पूछें, कितना अच्छा हो जाएगा, नहीं? आप लोगों को भी मजा आएगा, आप पत्रकार के नाते घूमेंगे, सर ऊंचा करके घूमेंगे, लोग भी आपको कहेंगे अरे भाई कमाल के आदमी हो। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। योगेंद्र जी, आप व्यस्त रहते हैं इसलिए किसान तक शायद नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि पिछले 3 महीने से अकेला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रोजाना किसान आंदोलन को कवर कर रहा है, चाहे वो शंभू बॉर्डर से हो, चाहे स्टूडियो में बैठ के किसान नेताओं को जोड़ के उनसे बात करनी हो। अकेला यूट्यूब चैनल, अकेला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लगातार बिना किसी नागा के किसान आंदोलन को दिखा रहा है। तो ये इसके लिए कम से कम आप कह सकते हैं कि सारा मीडिया एक जैसा। मेरी यही अपेक्षा भी है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं अगर आपने किया है ऐसा काम। चूंकि अब क्या हो गया है कि इतने सैकड़ों यूट्यूब और ये सब चैनल खुल गए हैं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन मैं जो जो सारी बात मैं कह रहा था, इस देश के ओवरऑल मीडिया पे टिप्पणी है जिसका असर आप पे भी होता होगा। अब आप भी सड़क पे जाते, आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता था, कॉलर ऊंचा करके कहता था। अब पत्रकार कहते हैं तो थोड़ा नजर छुपा के लोग निकलते हैं। तो इसका असर तो छींटा तो आप पे भी पड़ता होगा, आप जितनी अच्छी पत्रकारिता कर लीजिए, बाकी मीडिया का तो असर पड़ता है। इसलिए मैं मीडिया पे टिप्पणी कर रहा था, ये किसान तक पे या कि आपकी किसी विशेष चैनल पे टिप्पणी नहीं है। मगर सच ये है कि पूरे देश को कुछ तो सबक सीखना चाहिए, कुछ तो बदला है ना इस चुनाव के बाद, कुछ हम सबक सीखें और हम पूछें। तो जो मूल आपका सवाल था कि क्या कुछ कमी रह गई, मैं वाकई मानता हूं अगर मीडिया, इस देश का आधा मीडिया आधी ईमानदारी से भी काम कर लेता तो एक असर ना रहे। अपने आप ये जो बीजेपी की 240 है, ये 210-15 पे आ जाती, इंडिया अपने आप 270-72 पे पहुंच जाता। उसके बाद अच्छी सरकार चलती ना चलती इसकी मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये जो चुनाव परिणाम है इसमें मीडिया का पाप शामिल है। इस बात को हमें हर मंच से हमेशा कहना चाहिए। एक सवाल, जो पूरा किसान बेल्ट की हम लोगों ने बात की, आपने बात की, चाहे वो टेनी की बात हो या हरियाणा की बात हो या राजस्थान के कुछ हिस्से की बात हो या वेस्टर्न यूपी की बात हो, पंजाब में भी सीट कम हुई, वो भी सही है। लेकिन एक जो थोड़ा सा किसानी से अलग सवाल है कि पंजाब में वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, वो आप उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो बड़ी साधारण बात है। पिछली बार बीजेपी ने 2 सीट पे इलेक्शन लड़ा था, 3 सीट पे, इस बार 13 सीट पे इलेक्शन लड़ा है। जब आप वो करेंगे तो स्वाभाविक है। देखिए ना, तब से अब तक क्या कुछ हुआ है पंजाब में। नंबर 1, बीजेपी और अकालियों का समझौता टूट गया है। जब समझौता टूट जाता है और जब आप 13 की 13 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो आपका कुछ वोट स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, ओवरऑल वोट बढ़ता है, क्योंकि जहां आप चुनाव नहीं, जहां 0 था वहां अगर आपको 1 लाख वोट भी आता है तो वोट शेयर तो बढ़ता है। दूसरा ये है कि इस बीच याद रखिए, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में शामिल कर, बीजेपी में शामिल कर लिया कांग्रेस से हटा के। तो एक तरह से कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, उनका भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अपने दल बल और धन बल सहित बीजेपी में शामिल हो गया। और उन्होंने सारा खेल क्या था? खेल ये था कि बीजेपी ने कहा कि बीजेपी को पंजाब में किसी सिख चेहरे की तलाश थी। बीजेपी को लगा कि अंततः हमें वो सिख चेहरा मिल गया और उसके बाद बीजेपी ने जो चुनाव जम के लड़ा है वो पंजाब के शहरों में लड़ा है, ये गांव किसानों के बीच में नहीं है।
ज्यादातर बीजेपी ने जो भी चुनाव लड़ने की कोशिश, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ा वो पटियाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, यहाँ पे लड़ा चुनाव। गुरदासपुर और होशियारपुर जो उनकी पुरानी सीटें थी वो तो वो हार गए। यहाँ पे बीजेपी ने इस नेतृत्व को इस्तेमाल किया, बीजेपी ने बहुत पैसा भी झोंका। तो खबर ये नहीं है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। अगर आप 13 सीट लड़ेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री को उतारेंगे तो वोट शेयर तो बढ़ ही जाएगा। खबर ये है कि इसके बावजूद जनता ने जो बची हुई 2 सीटें थी उसपे से भी बीजेपी को निकाल दिया। ये असली खबर है पंजाब की। जी, तो योगेन जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान आंदोलन को थोड़ा सा हम फोकस और करना चाहेंगे। इसकी वजह है हरियाणा में आने वाले दिनों में जो चुनाव है अगले 2-3 महीने के बाद, और जिस तरह से किसान आंदोलन ने पिछले 2 चरण हमने देखे किसान आंदोलन के, एक ये ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। ये जो आंदोलन है पंजाब और हरियाणा तक सीमित होकर रहा और इसने तमाम अन्य राज्यों में अपना असर छोड़ा। विधानसभा चुनाव खासतौर से जब हम हरियाणा का देखते हैं और जिस तरह से आधी सीटें बीजेपी की रह गई हैं लोकसभा के चुनाव के बाद, अब विधानसभा चुनाव जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माहौल अभी भी बना हुआ है, आने वाले दिनों में आंदोलन और ज्यादा व्यापक होने की जो संभावना है उसको देखते हुए कितना कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग अलाइंस को होगा, आप क्या देखते हैं आगे की तस्वीर इस आंदोलन के मद्देनजर? देखिए शैलेश भाई, भविष्यवाणी करने वगैरह का तो मेरा कोई इरादा नहीं है, वो तो मजबूरी में मुझे करनी पड़ गई थी क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा था। इस बार से उम्मीद करता हूं कि मीडिया अपना काम करेगा तो मेरे जैसे लोगों को भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ेगी। मोटी चीज बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में जो 5-5 का चुनाव का परिणाम आया है और कहाँ आया है, सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में आया है जहां किसान आंदोलन मजबूत था, जहां किसान खड़े हुए। और अगर लोकसभा चुनाव में 5-5 आया है तो विधानसभा में तो आप इसे 3-7 का प्रोपोर्शन मान लीजिए। कांग्रेस 70% सीटों पे आगे रहती आज शुरुआती तौर पर, और बीजेपी सिमट की 30% पे रही होगी। आज की स्थिति में ये बात है। अब सवाल है कि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कैसे आगे बढ़ना। किसान आंदोलन का असर तो बहुत गहरा पड़ा ही है, उसी के कारण ये परिणाम आया है। अगर अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी कमजोर परफॉर्मेंस दे पाते हैं तो जाहिर है किसान आंदोलन ने तय कर दिया है कि किसानों के मुद्दों का वारिस कौन होगा और कौन नहीं होगा। जो चुनौती कांग्रेस के पास है वो ये कि उसे किसानी समुदाय के बाहर जो वोट मिले हैं इस लोकसभा चुनाव में, क्या उसे वो विधानसभा चुनाव तक रिटेन कर सकती है या नहीं। अगर कर सकती है तो बीजेपी मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन बीजेपी की रणनीति होगी, और वो रणनीति अभी से शुरू हो गई है, कि जाट बनाम गैर जाट में बांटना किसान समुदाय को और पूरे हरियाणा। बीजेपी जाति की राजनीति पूरे देश में करती है, वो राष्ट्रवाद के नाम से छुपाती है, लेकिन खुल्लम खुल्ला जाति की राजनीति करती है, और हरियाणा उसका सबसे बुरा उदाहरण है, जहां एक 35-1 के नाम पर जाट बनाम गैर जाट को डिवाइड करने की कोशिश हुई। इस विधानसभा चुनाव में ज्यादा सफल नहीं हुई। हालांकि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की इसको चलाने की, ज्यादा सफल नहीं हुई। लेकिन अगर बाद में उसको सफलता मिलती है तभी और उसी सूरत में बीजेपी कांग्रेस को इस वक्त रोक सकती है, नहीं तो इस वक्त तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है हरियाणा विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से। जो अभी आंदोलन चल रहा, ये आंदोलन क्या दिशा देगा। देखिए, जो पहला बड़ा किसान आंदोलन था जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने चलाया था, वो केवल हरियाणा पंजाब का नहीं था। कम से कम आप इतना तो कहेंगे कि उसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इस वक्त जो हो रहा है वो केवल पंजाब के कुछ मुख्य संगठनों तक सीमित है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस एजिटेशन का समर्थन नहीं किया है। किसानों के विरुद्ध ज्यादती होने का विरोध उन्होंने किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेके अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक इसमें बीकेयू उग्राहा नहीं है, बीकेयू राज्यपाल नहीं है, तमाम वामपंथी धारा वाले जितने भी किसान महासभा और सभा हैं वो सब इसके साथ शामिल नहीं है। तो अगर वो भी मैदान में उतरते हैं इस एमएसपी के सवाल पे, तब स्थिति एकदम बदल जाएगी। मैं समझता हूं कि किसान राजनीति का अगले साल 2 साल का सबसे बड़ा सवाल यही कि एमएसपी का सवाल अटका हुआ है। पिछले किसान आंदोलन से इतना तो हासिल हो गया कि 3 कानून वापस दिए, लेकिन एमएसपी पे सरकार ने टालमटोल कर दी। उसके बाद नाम के वास्ते कमेटी बना दी, कमेटी से ना कुछ निकलना था ना कुछ निकला।
अब किसानों को जमीन पे लड़के एमएसपी का अधिकार हासिल करना है। उधर पूरे विपक्ष ने इसके लिए प्रॉमिस कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिख के कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, एनसीपी ने कहा, आरजेडी ने कहा, सीपीएम ने कहा, तमाम पार्टियों ने उसके पक्ष में पोजीशन अपना ले लिया। तो अब हमें देखना है कि क्या ऐसा दबाव बन पाता है जिससे कि वो एमएसपी के सवाल पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की स्थिति बनती है। क्या वो आंदोलन कब होगा, कैसे होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी के रूप में हासिल करने की किसानों की जो कवायद है वो कब एक राष्ट्रीय स्वरूप लेती है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसका ट्रेलर, उसकी झलकी, वो राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल कब और कैसे लेता है, उसके लिए हमें इंतजार करना है। जी, एक सवाल पिछले जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे उसकी वजह से उभरता है कि किसान आंदोलन से जो माहौल बना है वो जो कांग्रेस के पिछले कुछ सालों में दिखाई दिया है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी कुछ हद तक दिखाई दिया था, उससे बचना कितना आसान या कितना मुश्किल है, वो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र को भी लेके, खास तौर पे जब सामने बीजेपी जैसी पार्टी हो जहां से तोड़ फोड़ की हमेशा कुछ एक गुंजाइश हर तरफ बनी रहती है। ऐसे में किसान आंदोलन के से जो पूरा एक जमीन तैयार हुई है वो विपक्ष एकजुट रह के कैसे महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी उसको सरकार की तरफ तब्दील कर पाएगा? ये अच्छा सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। मैं सही व्यक्ति नहीं हूं इसका जवाब देने का, क्योंकि आपको शायद कांग्रेस वाले को किसी नेता को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा विपक्ष उस तरह से रणनीति के लिहाज से कर नहीं पाता काम जैसा कि बीजेपी कर लेती है। बीजेपी तो बिल्कुल रणनीति के हिसाब से पूरा मैच खेलती है, विपक्ष वैसा कर नहीं पाता, और जरूर इसमें एक संकट है। और जैसा मैंने कहा, मेरे विचार से सबसे बड़ा चुनौती जो हरियाणा में है वो ये है कि तमाम किसान समुदायों को एक साथ जोड़ के रखना, बजाय कि उनको जाति के आधार पर तोड़ना। और दूसरा, गैर किसान जो मजदूर समाज है, मुख्यतः दलित समाज, उसको कांग्रेस के साथ जोड़ के रखना। अगर ये दो काम हो जाते तो कांग्रेस के पास इतना बड़ा एडवांटेज है कि बीजेपी उसका मुकाबला करने की स्थिति में, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप 9 साल राज करने के बाद मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो आप खुद ही मान रहे हो कि भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं दिखा के आपको दूसरा चुनाव में जा सकता। तो मुख्यमंत्री आपने दिया बदल, जो आपका उप मुख्यमंत्री था वो छोड़ के चला गया, तो उसके बाद बहुत कुछ आधार बचता नहीं है जनता के पास जाके वोट मांगने का। बिल्कुल। योगेन जी, आपने जो बात कही है आंदोलन को लेकर, या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल किस तरह से इस पूरे माहौल को बनाकर रख पाते हैं आने वाले चुनावों तक। आपने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो की यात्रा में भी बड़ा लंबा उनका साथ भी दिया, आपने उनको करीब से देखा कैसे वो इस पूरे आंदोलन को या इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, किसान आंदोलन को ज्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है इस चुनाव में, चुनाव परिणाम को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो यात्रा रही है, चूंकि आप उसके सहभागी भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक अन्याय नहीं हुआ है कि उसका श्रेय कहीं किसी तरह से उनको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और पूरा का पूरा जो श्रेय है लगभग हम कह सकते हैं कि किसानों का ये जो मुद्दा है इसको हमने बहुत ज्यादा जो है प्रमुखता के साथ इसको उठाते हुए ये मान रहे हैं लोग कि किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट लगा है। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी बड़े बदलाव का श्रेय जनता को ही जाना चाहिए, और वो अच्छी बात है। कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो जनता से बहुत छोटा होता है, तो जनता को श्रेय जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसानों को श्रेय जाए ये भी अच्छी बात है। हालांकि मैं फिर स्पष्ट कर दूं, किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि बीजेपी को सत्ता से उतारा जाए, इसके लिए नहीं हुआ। किसान आंदोलन का उद्देश्य था, जिसके लिए शुरू हुआ था, कि भाई किसान विरोधी 3 कानून आए, और अगर नरेंद्र मोदी समझदार होते और अगर एक हफ्ते के अंदर खुद वहां पहुंच जाते सिंगू बॉर्डर और कहते अरे मुझे पता नहीं था ये काम हो गया, आप लोग यहाँ आए, आप तो मेरे मेहमान हैं, आप आइए बैठिए, कल शाम तक मैं इसको खत्म करता हूँ, तो नरेंद्र मोदी तो हीरो बन जाते इस देश।
तो ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन कहीं इस संकल्प के साथ बना था कि हमें बीजेपी को नीचा दिखाना है, बीजेपी की सरकार को उतारना है। हमारे अपने अपने पॉलिटिकल कन्विक्शन हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बतौर किसान आंदोलन उद्देश्य यही था। और ठीक यही बात एमएसपी की मांग है। किसान आंदोलन मांग इसलिए नहीं उठा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान, मांग इसलिए उठाई जा रही है कि किसान की वाजिब मांग है, कभी पूरी नहीं हुई, जब कांग्रेस का राज था तब भी नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। और किसान अब तंग आ चुका है, किसान सोचता है भैया अब तो हो जाए। तो अगर किसान खड़ा होता है तो इसलिए, और अगर प्रधानमंत्री उसकी बात को तुरंत मान लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री के पास बहुत अच्छा मौका है, शिवराज सिंह चौहान के साथ बहुत अच्छा मौका है कि देखो पिछले कृषि मंत्री ने होने नहीं दिया, मैं करके दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप श्रेय दीजिए ना। रही बात राहुल गांधी की, मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने किसान के सवाल पे हूबहू वो बात कही जो कि किसान आंदोलन कहना चाहता था। और इस बात का मैं श्रेय देता हूं, कोई राजनेता अगर ऐसी बात को करता है जो सड़क से उठती है, जो जमीन से उठती है, तो उसे जनता की आवाज सुनने का श्रेय मिलना चाहिए। राहुल गांधी के आग्रह पे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तो किसानों का पूरा डेलीगेशन उनको एक बार नहीं कई बार मिला, और उससे ये मांग निकली जो कि दूसरी यात्रा में राहुल गांधी ने फिर ऑफिशियली कही, वो ये कि स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से किसानों को एमएसपी दी जाए और वो कानूनी गारंटी के बतौर दी जाए। किसान आंदोलन एग्जैक्टली यही चाहता था। तो किस राहुल गांधी ने कही, उसका उन्हें कुछ फायदा हुआ। मेरी अपनी समझ है कि अभी भी ये जो राहुल गांधी ने 5 बड़ी घोषणाएं की थी, 5 गारंटी की थी, जिसमें किसान के लिए, युवा के लिए, उन सब का अभी भी जमीन पर असर होना बहुत बाकी है, क्योंकि उनका संदेश नीचे तक अभी तक पहुंचा नहीं। मैं गांव देहात घूमता हूँ, साधारण लोगों से बात करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी अभी तक पूरा पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने क्या घोषणाएं की है। बड़ा देश है, खबर पहुंचते बहुत वक्त लगता है हमारे यहाँ, इसलिए उन्हें इस बार का श्रेय मिला या नहीं ये छोटा सवाल है। अगर सचमुच जनता श्रेय देना चाहती है तो उनको आगे बहुत कुछ देखते जाइए। एक जो आपने बात कही कि जमीन तक शायद वो बात नहीं पहुंची राहुल गांधी की, उसमें अगर हम भारत के नक्शे में एक पूरी एक लाइन बनाएं और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखें, तो वो एरिया ऐसा है जहां पे विपक्ष नहीं दिखाई दिया या कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिया। हालांकि गुजरात में एक सीट जीती जो थोड़ा ताज्जुब की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो विपक्ष वहां पे नहीं दिखाई दिया। वहां पे आप क्या रीजन देखते हैं? संदेश ना पहुंचना एक रीजन देखते हैं, या वाकई कांग्रेस को अभी जमीनी लेवल पे जो उनके कार्यकर्ताओं की कमी है वो देखते हैं, या उस स्टेट में जो एक चेहरे की कमी है उसको एक कारण देखते हैं? हालांकि आप कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप खुद को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं, तो इस नाते ये सवाल अगर आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, संदेशा तो पूरे देश में नहीं पहुंचा। मेरा आज भी मानना है कि जहां कांग्रेस को सफलता भी मिली है, वहां भी, हरियाणा में भी, मैं नहीं समझता कि बहुत सारे किसानों को आखिर तक ये बात पता थी कि कांग्रेस ने एमएसपी की घोषणा करने का वायदा किया है। कम से कम मेरी नजर में नहीं। उत्तर प्रदेश में जमीन तक ये बात नहीं पहुंच पाई थी। तो जहां विपक्ष सफल भी हुआ है और जहां सफल नहीं भी हुआ है, वहां ये फैक्टर सबसे ज्यादा नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुजरात से लेके उड़ीसा तक जो पूरी बेल्ट है, उस बेल्ट में बिल्कुल अभी भी विपक्ष, कम से कम इंडिया गठबंधन का विपक्ष कभी सफल नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ी चुनौती है। गुजरात में एक सीट लेके तसल्ली करें तो ये तो बहुत ही राजनीतिक हार का मामला होगा कि आप एक सीट लेके खुश हो जाए। बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की गहरी सांगठनिक पहुंच है और उसमें बहुत लंबा काम करने की जरूरत है। 2017 में कांग्रेस लगभग नजदीक आ गई थी बीजेपी को हराने। सच बात तो ये कि 2017 में ग्रामीण गुजरात में बीजेपी ने को कांग्रेस ने हरा दिया था, लेकिन ये तो सारे शहरों में स्वीप करके बीजेपी ने उसको बराबर किया। लेकिन उसके बाद जो लगातार काम करने की जरूरत वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस को कई चीजें बीजेपी से सीखनी होगी। 24 घंटे आपको काम करना होगा, लगातार काम करना होगा, रणनीति बना के काम करना होगा और अपने काम को जनता तक पहुंचाने की कम्युनिकेशन की टेक्निक्स बनानी। ये सब बातें तो बीजेपी से सीखनी चाहिए, वो कहीं बेहतर करते हैं चीजों।
तो बहुत लंबा अभी काम है, बहुत बड़ी चुनौती है अभी भी। और इस चुनाव में तो आप सिर्फ इतना समझिए कि पांव रखने की जगह नहीं। जी। ये जो बावजूद इसके कि मीडिया एक तरफा था, पैसा सारा रूलिंग पार्टी के पास था, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई इनके दलाल की तरह काम कर रही थी, चुनाव आयोग, अंपायर भी बिल्कुल पक्षपात कर रहा था, उसके बाद भी आप नॉट आउट वापस आ गए, ये अपने आप में काफी चीज है। और आगे लड़ाई लड़ने के लिए गुंजाइश है, बस मैं तो इसे इतना ही मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। योगेन जी, एक आखिरी सवाल और लेते हैं एमएसपी से जुड़ा हुआ। आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना जटिल है, क्योंकि हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं। दो आंदोलन, पहला आंदोलन भी इसी को लेकर था और ये आंदोलन भी यही अटका हुआ है कि एमएसपी की गारंटी कानूनी तौर पर मिले। कितना व्यवहारिक है ये, और कितना इस सरकार के लिए या किसी और सरकार के लिए, क्योंकि कांग्रेस का भी हमने 8 साल का कार्यकाल वो देखा जब स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई 2006 में, उसके बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। लगभग सभी सिफारिशें मान ली गई थी, सिर्फ 26 सिफारिशें बची थी जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बची, उसमें से उन्होंने 25 को मान लिया। एक अब सिर्फ एमएसपी गारंटी बचा हुआ है। ये कितना व्यवहारिक है और इसमें कानूनी पैंच कहाँ फंसता है, कहाँ जाके सरकार अटक जाती है कि ये मुद्दा, जबकि सरकार में बैठे लोग भी ये जानते हैं कि किसानों की ये मंशा है, पूरा देश ये चाहता है, किसान भी चाहते हैं। दिक्कत कहाँ आती है सरकारों के लिए? दिक्कत राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, दिक्कत जेब में हाथ डाल के पैसा निकालने की। ये कोई जटिल मामला नहीं, बिल्कुल। ये जो क्या हुआ है कि इस देश का जो किसान विरोधी तंत्र है उसने 2-3 भ्रांतियां फैला रखी हैं और अच्छे खासे लोग इन भ्रांतियों का शिकार हो जा रहे हैं। पहला तो कि भाई बड़ी जटिल मामला है। अरे इस देश की हर नीति जटिल होती है, क्या टेलीकॉम नीति जटिल नहीं है? क्या आप सोलर एनर्जी के लिए जो नीति बना रहे हैं वो जटिल नहीं है? इंडस्ट्री को क्या आपको इंसेंटिव देना चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्या जटिल नहीं है? क्या टैक्स स्ट्रक्चर इस देश की जटिल नहीं है? अरे इस देश में कोई भी काम होता है तो आपको पूरे देश भर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना पड़ता है। ये कतई जटिल इस मायने में है कि हाँ, 5वीं क्लास का बच्चा नहीं कर सकता, 10वीं क्लास का बच्चा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस देश के अर्थशास्त्री ये काम नहीं कर सकते तो उनको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, ये भ्रम फैलाया जाता है कि इसमें पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा। हर बार जब जब एमएसपी की बात शुरू होती है और कोई झूठा आंकड़ा चला जाता है, 16 लाख करोड़ रुपया, 9 लाख करोड़ रुपया, और बस उसके तहत 2-3 दिन तक इस झूठ के अंदर चलता रहता है। जैसा मुझे विश्वास है किसान तक ने बिल्कुल स्पष्ट किया होगा। आप इस पे विशेष कार्यक्रम भी कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, अर्थशास्त्री जो आके समझाएंगे। ये सब आंकड़े झूठे हैं। ये आंकड़े ये होते हैं कि अगर सरकार इस देश की सारी फसलों को खरीद के और उसमें आग लगा दे तब 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, ये बात सच है। लेकिन एमएसपी देने के लिए ना आपको सारी फसल खरीदने की जरूरत है और खरीदने के बाद उसमें आग लगाने की तो कोई जरूरत नहीं। तो ये बिल्कुल झूठी बातें कही जाती है। असली बात ये है, इसमें कम से कम आपको 2-3 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा और 2-3 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए खर्च हो, इसकी सरकार की कतई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। सब किसान सरकारों को आदत पड़ गई है कि किसान को अच्छे अच्छे डायलॉग सुनाओ, कविता सुनाओ, अन्नदाता और ये सब बातें उसको कहो और कुछ करो मत। खाली डायलॉग से पेट भर जाएगा किसान को, ये इस सरकार को गलत आदत पड़ गई। जैसे ही ये खत्म हो, अगर गंभीर बात शुरू हो तो ये हो सकता है। आप देखिएगा, मैंने एक लंबा लेख लिखा है फ्रंटलाइन में 3 महीने पहले इसी सवाल पे कि एग्जैक्टली एमएसपी कैसे दी जा सकती। पूरी योजना तैयार है, कितना पैसा खर्च होगा वो भी तैयार है। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति का इंतजार है। सवाल केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का है और जिस व्यक्ति को राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाने की जरूरत है उसी व्यक्ति ने 2011 में उस जमाने के प्रधानमंत्री को लिख के कहा था कि आप इसको कानूनी अधिकार बना दीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में चिट्ठी लिखी थी। तो मैं तो चाहता हूं नरेंद्र मोदी मेरी बात क्यों मानेंगे, वो तो मानेंगे नहीं। किसान आंदोलन की बात मानेंगे तो उनको हेठी महसूस होगी। वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते जो उन्होंने कहा था। और अगर संभव नहीं था तो भैया क्या ऐसी चिट्ठियां लिखा करते थे जो असंभव बातें थी, है ना।
तो वो अपनी बात मान ले और कर ले, बहुत अच्छा होगा। बस यही एक इसमें सबसे बड़ा पेच है और कोई पेच नहीं। बिल्कुल। योगेन जी, जिस तरह से आपने सारी चीजों को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश की। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति। और हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा सरकार में ये इच्छा शक्ति कम से कम इस बार जगे, किसानों को अब आंदोलन और न करने पड़े। जो काम, जो ऊर्जा उन्हें अपनी खेत में लगानी चाहिए, वो बेचारे सड़क पर बैठकर अगर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। योगेन जी, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक नए विषय के साथ हम अपने दर्शकों से फिर मिलेंगे। योगेन जी से भी हम बार बार उनको परेशान करते हुए, तंग करते हुए, उनके जो विचार हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार आपका फिर से शुक्रिया। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।